हेलो आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता होगा बिहार स्टेट का आगाज़ हो चुका है और इसके बाद क्या नोटिफ़िकेशन टीआरई 4 का आता है कि नहीं आता है, ये तो अब मंशा अब सरकार जाने और सरकार का काम जाने, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके सामने जो स्टेट की बात है उसके सामने एक चैलेंजिंग है कि आपको इसको जो भी पास पास आउट नहीं है वो स्टेट पास कर ले। तो मैं सबसे पहला दिन मैं लेके आपके सामने आया हूँ। ये सोशल साइंस का स्टेट का रियल पेपर है। मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ इसका। एकदम रियल पेपर होगा, ऑफ़िशियल आंसर की वेरिफाइड होगी, इसका संपूर्ण हल हम आपको कराएँगे। इसके बाद एक छोटी-सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि इस बिहार स्टेट से संबंधित पेपर 1 के लिए जो क्वालीफाइंग होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो आप लोग यहाँ पे देख लें कि पहली बात लास्ट के 2 ईयर आपके सब्जेक्ट जो होने चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके जो होने चाहिए, उन मतलब आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें जो लास्ट के 2 ईयर हैं, उसमें आपको हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी होनी चाहिए, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स होना चाहिए या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, तो ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके लास्ट ईयर होने चाहिए ज़रूर के ज़रूर, उसके साथ जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ये होने चाहिए। आप लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा और भी बहुत सारे चैनल वाले हैं, उनका भी आप देख सकते हैं। तो हम आपको क्या करते हैं, एक-एक देखिए, मैं जो भी आऊँगा क्वेश्चन आपको रियल लेके आऊँगा। पहले आपके सामने थोड़ा-सा मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए, मैं चूँकि इसको प्रिंट करके दे दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम प्रिंट करके और क्वेश्चन का आंसर हटा दिया हमने। आंसर हटाने का रीज़न ये था कि थोड़ा आपका भी प्रैक्टिस होगा, आप समझिए कि कितना क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात आपको एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन एकदम रियल आया हुआ है और हमारे नोट्स से है। जो हमारा नोट्स एमसीक्यू वाला है, वो केवल एमसीक्यू वाला यदि हमारा नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका 100% बेड़ा पार हो जाएगा। गारंटी स्टेट तो निकलना तय है। वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपको हम सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए सबके 1-2 क्वेश्चन के सामने मैं प्रूफ करके दिखा दिया हूँ कि मैं क्वेश्चन अलग से नहीं लाया हूँ। सेम यही क्वेश्चन को बस मैंने प्रिंट किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले हमारे करने से पहले खुद को आपको करने की कोशिश करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे आपको आंसर बताएँगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि दक्षिण भारत में होम रूल आंदोलन का जो उदय है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ईज़ी है, ध्यान दें। तो आपके ऑप्शन सामने हैं, क्या लिख रहा है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और दादा भाई नौरोजी। देखिए जो होम रूल आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो सितंबर 1916 में मतलब दूसरी बार, लेकिन ये दक्षिण भारत में हुआ था। इसके पहले आपको अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन जब आपको दक्षिणी भारत की बात करेगा, देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लेकिन जब दक्षिण भारत में होम रूल आंदोलन की बात करेंगे, इसका सही ऑप्शन आपका डॉक्टर एनी बेसेंट होगा, जो कि सितंबर 1916 में शुरुआत की थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन के। और वो जगह था मद्रास का एक अड्यार जगह है वहाँ पर। थोड़ा-सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? आपको बता दें कि जो तिलक थे वो महाराष्ट्र मतलब कि जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र छोड़ करके जितने भी भारत का एरिया है वो सब एनी बेसेंट देख रही थी, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा केंद्र आपका दक्षिण भारत था होम रूल आंदोलन का। इस लीग के प्रचार में जो जॉर्ज अरुंडेल थे, जॉर्ज अरुंडेल वो इनके सहयोगी थे, किनके? एनी बेसेंट के। तो समझ गए दक्षिण भारत में होम रूल आंदोलन डॉक्टर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरू किया था। वहीं बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था, जो आपके तिलक जी थे, वो महाराष्ट्र यानी बॉम्बे शहर को स्पेशली छोड़कर कर्नाटक और मध्य प्रांत, बरार, यहाँ तक इनका एरिया सीमित था बाल गंगाधर तिलक का। आप सबसे पहले ना देखिए यहाँ पे जो आंसर है आपका डॉक्टर एनी बेसेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं? मैं आपको प्रूफ करना बस दिखा रहा हूँ कि रियल पेपर है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दालों में से वे कौन-सा है ऐसा दाल जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका अरहर। देखिए दाल में एक अरहर ही ऐसी प्रजाति है जो नाइट्रोजनीकरण नहीं कर पाता, मतलब कि वायु से नाइट्रोजन लेकर के पृथ्वी को नहीं दे पाता, मिट्टी में नहीं दे पाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि ऐसे जो भी दालें हैं वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन आपके सामने अगला है, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से वो कौन-सा कथन गलत है? पहला कथन आप समझिएगा, भारतीय जनता का एक छोटा-सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। भैया 1937 1935 से चुनाव लगभग होता है ना, तो आप ये मान सकते हैं कि छोटा-सा हिस्सा ही लेकिन मतदान के लिए मतदान कर सकता था ना। मात्र स्वतंत्रता 1947 में हुई है, लेकिन इसके पहले भी चुनाव आपके हुए हैं।
तो आपका पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, गलत नहीं है। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद से भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया था, बिल्कुल नहीं, वो स्वतंत्र लोकतंत्र को अपनाया था, मतलब खुद के अपने वहां अपने अपना ही काम करके, किसी गेस्ट को नहीं, किसी चीज को लेकर के नहीं, बस यहाँ पे अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, बिल्कुल बात सही है। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो देश की जब रिपब्लिक हो गया था, गणराज्य बन गया था, तो 1951 के बाद से स्वतंत्रता का पहला चुनाव हुआ था, 1951 में। अगला पॉइंट आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब आते हैं हम आपको यहाँ से लेकर के, अभी आपको प्रूफ देख लिया, सेम क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। डेट देखिए किस डेट का ये है, ये 15 अगस्त 2025 का, ये आपका सॉरी हाँ 15 अगस्त का ही है शायद। ये पेपर कब का है, एक मिनट ध्यान दें, पेपर कब का है ये, मैं लिखा था पेपर 15 अक्टूबर का है, 15 अक्टूबर का रियल पेपर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ खुद से करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि बिहार की जो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो सोन घाटी जो परियोजना है बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, सबको पता है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित कथनों में ए और बी को ध्यान से पढ़े। कह रहा है कि जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था, बिल्कुल 100% बात सही है ये। आप 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था जेम्स मिल ने, ये एनसीईआरटी का, रियल एनसीईआरटी का, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, बिल्कुल ये गलत, उन्होंने ब्रिटिश में बांटा था, ये ऑप्शन गलत है, 3 काल ये नहीं थे इनके। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चटगांव विद्रोह समूह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी सूर्यसेन यानी डॉक्टर दा के द्वारा, सूर्यसेन दा को बोलते हैं, दादा बोलते हैं मतलब। ऑप्शन नंबर बी, चटगांव विद्रोह किस समूह की शुरुआत हुई थी, तो सूर्यसेन के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था, तो तेलंगाना सबसे पहले इस समय के पहले वो आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आप खुद से करिए, कमेंट करिए। उसके बाद से आपको किस क्लास का पीवाईक्यू चाहिए, मैं सब कुछ पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, या स्टेट का सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सीरीज पहले चल रही थी, जैसे मान लीजिए कि मैं मैथ्स करा रहा था 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन रोज, वो तो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे आपको रेगुलर पेपर को लेकर के। थोड़ा सा टाइम लगता है, क्वेश्चन को बनाना होता है, क्वेश्चन देखना होता है, उसके बारे में हमको भी पढ़ना होता है, क्या क्वेश्चन है उसके बारे में बच्चों को क्या बताऊं। अब सबके क्वेश्चन को मतलब हटा करके, हमको आंसर हटा करके खुद क्वेश्चन को टाइप करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, और क्या करिए कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में राज्य स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो कौन सी संस्था जिम्मेदार है। जब राज्य स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात है, तो इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर रोल आएगा राज्य सरकार का, राज्य सरकार ही, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। एक मैंने बहुत पहले और अभी हाल ही में मैंने एससीईआरटी लॉन्च किया है, एमसीक्यू सेट होगा और हैंड रिटेन नोट्स होगा 6 से 10 तक का, टीआरई 4 के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, और स्टेट दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी आपको पता है, इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलेगा, लेकिन हम एनसीईआरटी मेरे पास अवेलेबल है। यदि मेरे एनसीईआरटी की केवल एमसीक्यू हैंड रिटेन नोट्स आप कर लेते हैं, एमसीक्यू हैंड रिटेन सभी के, देखिए ज्योग्राफी 6 से 12 तक है, पॉलिटी भी 6 से 12 तक है, साइंस आपको 6 से 10 तक का मिलेगा। इसमें देखिए नोट्स के साथ साथ ना आपको क्या मिलेंगे, आपको एमसीक्यू मिलेगा, और मेरा जो एमसीक्यू होगा वो लाइन बाय लाइन होगा, आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हमने लाइन बाय लाइन, आपको बुक नहीं पढ़ना ना, तो बुक को त्याग दीजिए, बुक को छोड़िए और केवल एमसीक्यू पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ये गारंटी है। इसके लिए आपको इस नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप पे मतलब जो व्हाट्सएप है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। कितने रुपए, बहुत मिनिमम चार्ज है, बहुत मिनिमम, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कितना मिनिमम चार्ज है। आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 20,000 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 24,000 के आसपास है टोटल मिला दिया जाए तो आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट का ले सकते हैं, आपको एससीईआरटी चाहिए एससीईआरटी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कह रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं,
किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम मतलब कहते हैं शासन? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जनमत पर आधारित सरकार चलती है, मतलब जिसका लोग जो लोगों का मत जिसको बनाने को होगा वो बनाएगा। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन इसलिए कहते हैं किस आधार पर? जनमत के आधार पर कहते हैं। अगला, संसार की जो सबसे ऊंची सड़क है वो कहां पर है? ये सबको पता होगा। ये लद्दाख का जो एक उमलिंग ला दर्रा है वहां पर संसार की सबसे ऊंची सड़क है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा स्वच्छ जल है जो जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? स्वच्छ जल का तो ये बताइए। जो महासागर है, महासागर के जल को आप किसी भी प्रकार, किसी भी आप नॉर्मल यूज के लिए आप प्रकार में यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्वच्छ जल का ये स्रोत बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। खुद से करने की प्रयास करिए। पहली बार चैनल है प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को। कई दशकों से उपयोग किए गए जा रहे संसाधनों को किस रूप में जाना जाता है? तो जो कई दशकों से उनका यूज किया जा रहा है तो उनको बोलते हैं क्या? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। क्या बोलते हैं उनको? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। मैंने बोला फिर से आपको कि आपको सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, उसके बाद से हमारा क्वेश्चन का जवाब जानिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 80%। तो आप केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी ध्यान दे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एससीईआरटी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और जो मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं उनको तो भूल कभी मत करिएगा। केवल इन तीनों को करना है, सिलेक्शन आपका 100% होगा कि आपका यह स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया है हमारे नोट्स को पढ़ करके। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? किन सेवाओं को सार्वजनिक रूप से सम्मिलित किया जा सकता है? देखिए, पुलिस सेवाएं सार्वजनिक रूप से होती हैं, न्यायिक सबके लिए हैं, शैक्षिक सबके लिए हैं, लेकिन निर्माण सबके लिए नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं है, वरना ए बी सी तीनों के तीनों सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहे हैं ये। हाँ, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉरी, देखिए निम्नलिखित में से वो कौन सा कार्य है, परियोजना है, उस कार्य की विशेषताएं हैं। कह रहा है यह विद्यार्थी की पाठ्यपुस्तक को आगे आगे जाने का मौका देती है। तो जो भी कार्य परियोजना होता है, यदि मान लो कार्य को परियोजना प्रोजेक्ट को कराएंगे तो ये पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देगी ही, जाहिर सी बात उनको प्रैक्टिकल अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ से यही गलत हो गया। लैब में जगह होता है, लैब होता है, प्रयोगशालाएं होती हैं, हर जगह थोड़े किया जा सकता है। कह रहा है कि सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के लिए विकास में मदद करते हैं, बिल्कुल 100% बात सही है। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है, क्योंकि ये शिक्षण से संबंधित आपका क्वेश्चन था, बीच में आ गया था, मैंने नहीं डाला था, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही मैंने डाला है। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कह रहा है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये देश है आपका यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ऐसा देश है जिसको 1990 में क्या हुआ था, धार्मिक और जातीय आधार पर विभेदीकरण हुआ, बहुत लड़ाइयां भी हुई, और वहां से इनका विखंडन होगा यूगोस्लाविया का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 18 नंबर पे आते हैं कि चीन में किस प्रकार की शासन प्रचलित है? आपको पता है वहां पर साम्यवादी शासन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है समाज में संस्थाओं, आचारों, प्राथमिकताओं के जटिल और व्यापक विन्यास को संदर्भित करता है? ये कौन सा होगा? ये आपका कौन सा होगा? सामाजिक न्यास होगा कि संरचना होगा? दो ऑप्शन में शायद आप भी कंफ्यूज होंगे। इसमें जो ये होगा सामाजिक संरचना। क्या होना चाहिए? सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट, नेपाल में जो लोकतंत्र है उसको किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है आप बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है कि इसकी जो बुनियादी चुनौतियां हैं इसी का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी चुनौतियां बहुत हैं इनके सामने। अगला पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना आपकी 1966 में होती है, 1966 में। अगला है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा लोकतंत्र के लिए चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन, महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। भाई सार्वजनिक गतिविधि देख नहीं रहे, हर जगह तो नहीं है ना। तो लोकतंत्र की चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल ये तो बात सत्य है। चुनाव के दौरान जो हिंसाएं होती हैं ये भी प्रतिनिधित्व करता है चुनौती का। चुनाव के दौरान धन और बाहुबल, ये भी जाहिर सी बात है, ये सभी के सभी लोकतंत्र के लिए क्या है? एक चुनौती बनी हुई है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी के सभी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, कौन सी नंबर की, तीसरी नंबर की। इसका सही ऑप्शन क्या है, वो है ज्वार। ज्वार आपकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से वो कौन है जो भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है वो कौन है, तो समवर्ती सूची दो देखो, एक होती आपकी राज्य सूची, केंद्र सूची, आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है आपका, तो दोनों राज्य और केंद्र दोनों ही अपने कानून नियम बना सकते हैं। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो आपको सबको पता है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट है। इसको देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। पहला ऑप्शन, संघीय व्यवस्था क्या होता है, भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करता है, ये तो 100% सत्य है। तर्क क्या दिया गया है, यह देश में अधिशासन के बहुल स्तर स्तरों को स्थापित करती है, स्तरों को स्थापित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सही इनकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ रहा है कि कह रहा है कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। तो पवन जो बहती है वो उच्च दाब से लेकर के निम्न दाब की ओर वायु की गति होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 28 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कह रहा है कथन आपका कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क क्या है इसका, कि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शैलचित्रें और इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के वांग्मय साक्ष्य को निरूपित करते हैं, वांग्मय साक्ष्य को निरूपित करते हैं। तो क्या है वाक्य आपका दोनों के दोनों सही है कि नहीं, दोनों के दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, जब उनका कला के पारस्परिक संबंध है तो जाहिर सी बात है इनकी जो कलाएं हैं उनसे उनका संबंध होगा ही होगा। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्म और नस्ल आधारित समूहों के बीच जातीय तनाव के कारण विघटन हो गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, अब इसके पहले भी शायद आप पढ़ के आए हैं, यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में वो कौन सा राज्य है किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो भारत का कौन सा राज्य है, किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक है, भारत का बताना है। तो वो आपका है गुजरात। क्या है आपका, गुजरात में। कह रहा है कि पेरिया पुराणम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है। देखिए, पेरिया पुराणम का संबंध नैनारों से है। किससे संबंध है, नैनारों से। और इसमें लगभग 63 नैनारों की बात की गई है और ये साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना, कृष्णदेवराय तृतीय के समय में इसका संकलन हुआ था पेरियापुरम। तो इसमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में कृति है, जानकारी है, जिसमें नैनारों की स्पेशली जानकारी है, जिसमें 63 नैनारों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। 32 है, निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसका रूप नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप नहीं है। तो वो कौन सा है, ये है संसदीय चुनाव। संसदीय चुनाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप नहीं है। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकारी कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसको संभव है, जिसको क्या संभव है, जिसको क्या संभव है, इसका सही आंसर होगा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्लियर है। 33 के बाद से 34 पे आइए। 34 क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण का है। कह रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित करती है। ये बात सही है कि गलत, आप बताइए। जो खुली पुस्तक होती है वो परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। क्या ये बात सही है कि नहीं, आप बताइए। 100% ये बात सही है। खुली किताब ज्यादा आपको मतलब ध्यान केंद्रित, मतलब कि रटने के अलावा इसका ध्यान केंद्रण है। कारण क्या है कि जो खुली पुस्तक है वो परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी से पहले नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल गलत है, निगेटिव पॉइंट है ये। ऑप्शन नंबर ए कहां पे दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से वो कौन सा प्राविधान है
जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? कौन सा भैया? ध्यान दें, वो है आपका कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। क्या कह रहा है कि इसमें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। 100% ये बात सत्य है। ठीक है। न्यायाधीशों का जो निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी बात सत्य है। कह रहा है अगला पॉइंट कि न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी 100% बात सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? ये भी बात सत्य है यार। ABCD तीनों होने चाहिए, है कि नहीं? एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन अब समझे हैं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्राविधान है, ध्यान दीजिएगा, कलर हम चेंज करते हैं पेन का, एक सेकंड। कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्राविधान है जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब कि देखिए, जब जब मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सत्य नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शपथ दिलाना क्या है, एक न्यायिक स्वतंत्रता और इसको सुनिश्चित करने वाला सुरक्षात्मक प्रावधान तो है नहीं। मतलब ये तो राष्ट्रपति दिलवाने लगे, ये तो ये मतलब न्यायालय से संबंधित तो कोई बात हुआ ही नहीं। तो ये जो होगी वो इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं है? राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है, लेकिन इनके आचरण की जो संसद चर्चा नहीं कर सकती। तो बात सही। आर्टिकल नंबर 121 के तहत क्या कहा गया है कि किसी न्यायाधीश के आचरण पर संसद चर्चा नहीं कर सकता है जब तक कि कोई उसके हटाने का प्रस्ताव न चल रहा हो। मतलब उन्हें कोई मतलब या उन्हें किस प्रकार से बचाता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का पॉलिटिकल इश्यू नहीं आना चाहिए, इसी प्रकार से बचाता है। निश्चित कार्यकाल आपको पता है कि 65 वर्ष होता ही है, उनका उम्र होता ही है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो विधायिका शामिल नहीं होती है। रीजन इसका ये है, विधायिका शामिल होने का, ये कोलिजियम प्रणाली के तहत होता है, जिसमें क्या होता है, एक राजनीति या किसी भी विधायी हस्तक्षेप नहीं होता है। और इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका हमारी क्या है, स्वतंत्रता है। समझ में आया? हम क्वेश्चन समझ नहीं पाए थे, अब आप शायद अब भी समझ गए होंगे। देखिए, बहुत डीप क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत अच्छे तरीके से। अगले पॉइंट में ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि इच्छा और द्वेष का किस राजनीतिक दल का चुनाव है? इच्छा और द्वेष बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इच्छा और द्वेष जो है वो किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? किस राजनीतिक दल का? तो एक जैसे इसमें ऑप्शन नहीं है, ये है भाकपा का। क्या है आपका? भाकपा का है। नहीं, सॉरी, ये नहीं है। इच्छा और देश तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए। कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में किए गए 205 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया गया था? तो इसमें मुहैया क्या करा है? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है क्या है कि महिलाओं का पारंपरिक संपत्ति के बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। यही 2005 के आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में इसको शामिल किया गया है। 37 के बाद से 38 है कि किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो ये आपका क्या है? आपका कपास ऐसा फाइबर है जिनको बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो इस प्रश्न पर इन शिक्षक का कौशल किस कौशल पर जोर दे रहा है? तो ये उनकी उस कंडीशन पर दे रहा है, मतलब उस परिस्थितियों के अनुमान, मतलब वहां की कंडीशन देख करके वो अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्रकार से हुआ होगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। भारतीय संविधान में शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है आपको पता ही है कि किस क में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्पों का चयन करें। कह रहा है क्वेश्चन क्या है आपका कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सहारा रेगिस्तान आज का है वो सबसे पहले आपका बहुत पूरा हरा भरा मैदान था। रीजन इसका ये था कि सहारा की गुफाओं से जो प्राप्त चित्र है वो नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु और बकरियां दर्शाते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात, ये जानवर जहां भी रहे होंगे वहां पे हरियाली ही रही होगी, तभी तो रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है रेगिस्तान हमारा पूर्णतः हरा भरा रहा होगा। इसका कथन का कारण यही है। दोनों के दोनों कथन आपके क्या हैं? तो सही है, ऑप्शन ए और बी।
तो हमारे ऑप्शन में आते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी में। ऊर्जा दक्षता अनुपात की इकाई क्या है? ऊर्जा दक्षता की जो आपकी अनुपात की इकाई है वो ऊर्जा दक्षता की किसी प्रकार की कोई इकाई होती नहीं है, ये आयाम विहीन है, ठीक है ना। ऊर्जा गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गुजरात में जब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा का तो कहाँ लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है आपका भुज नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कच्छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर काट लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कच्छ, यानी कच्छ में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से वो कौन सा खाद्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो कपास आपका खाद्य फसल नहीं है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है ये। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? उनको बताना चाहिए कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली कौन सी सावधानियां हैं, इन पर उनको बल देना चाहिए। कह रहा है कि तापमान की उच्चतम वार्षिक सीमा किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तापमान की उच्चतम सीमा, ये तो शायद आप सबको बता देंगे, आपको पता ही होगा, तो ये है आपका रेगिस्तान, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर कितना हिस्सा पानी से ढका है? तो ये सबको पता है, 3/4 हिस्सा। कपास रेतीली मिट्टी और उथली किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो काली मिट्टी में। कह रहा है कि किसके चुनाव के दौरान पार्टियों के द्वारा दीवार पर लिखने और आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह आपका चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग इसकी कार्यप्रणाली देखता है, किसी भी चुनाव के जो अधिनियम हैं, जो उनके फैसले हैं, वो चुनाव आयोग लेता है। सबसे अच्छे कानून वे हैं जो लोगों को किसके सुधार करने के लिए सशक्त बनाए गए हैं? तो सबसे अच्छे कानून कौन से हैं जिनको सुधार करने के लिए बनाए गए हैं? तो ये शायद आपको पता होगा, ये है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक सुधार के लिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अमेरिका का अलास्का है। क्या है आपका? अलास्का, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में वो कौन सा देश है जो अंत में पराजित हुआ? तो सबसे अंत में पराजित होने वाला आपका जापान है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि असम और कौन सा राज्य है ऐसा है, और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो तभी आपने पढ़ा था कि आपका जो नाम है औस अमन बोरो, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में वो कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो लिंगानुपात हमारा जनसंख्या वृद्धि के घटक में किसी प्रकार का लोन नहीं है। वैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास, ये सभी तीनों के तीनों घटक हैं। निम्नलिखित में उस कौन सा कथन है नैदानिक मूल्यांकन का असत्य विवरण है? देखिए बीच बीच में ना मैंने नहीं डाला है, ये क्वेश्चन जिस हिसाब से पेपर है उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन ही उसमें ऐड कर दिया है। तो ये कहीं कहीं आपको शिक्षण कौशल से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों के द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। औपनिवेशिक शासन के दौरान आरक्षित वन की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य यही था कि जो आपकी मतलब कि ब्रिटिश उद्योग के लिए लकड़ी की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित कराना। ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला पॉइंट है 57 नंबर। 57 ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में, देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान आप देंगे ना तो सारा क्वेश्चन आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको घबराना नहीं है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से वो कौन सी गतिविधियां हैं जो बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? ऑप्शन पढ़ते जाइए। विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ये क्या कह रहा है कि समाज में महिलाओं के लिए जो काम को लेकर आलोचनात्मक सोच है उनको विकसित करने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अगला, विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। ये उनकी आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित जो संबंधित आंकड़े हैं उनको दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने की अवसरों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनके बारे में चर्चा करना। बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी आपका करेक्ट है। 57 के बाद से 58 पे आइए। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो ये जो मान्यता प्रदान की गई थी वो 10 दिसंबर 1948 को की गई। यदि हम बात करें ऋग्वेद मूल रूप से किन भाषाओं में रची गई है, तो ये आपको पता है वो रची गई है संस्कृत में।
मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करने वाला कौन है, शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। मुद्रण की तकनीक की सबसे पहले किन 3 देशों में आई थी? तो वो थी चीन, जापान और कोरिया। सबके सब रियल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कहीं से भी बाहर के क्वेश्चन आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आप केवल एनसीईआरटी पढ़े हैं तो हमारा गारंटी नहीं 100% विश्वास है आपका एस्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए जो हमने अभी एमसीक्यू बनाया, क्या केवल एमसीक्यू पढ़ लीजिए, उसके लिए आपको 7905858205 पर आपको व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, बहुत की कम प्राइस में। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। करें कि सारगोशो अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका हिस्सा है? तो सारगोशो जो है वो अनिवार्य रूप से किसका हिस्सा है, बता सकते हैं? तो ये जो हिस्सा है किसका है? क्वेश्चन एक्स्ट्रा किस में आ गया है? यही है, विंग्स और कापोपेट्स का है, ब्राउन अल्गिस सारगुमो का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला पॉइंट, केरल के समुद्र तट की जो रेत है वो समृद्ध है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में जो भूमिका थी वो किसकी सबसे ज्यादा थी? तो इसकी भूमिका थी, इनका नाम था गुंडाधुर। क्या नाम था? गुंडाधुर। और ये 1910 में बस्तर आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहां पर दिया भी है। कह रहा है कि जादूगोड़ा खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो जादूगोड़ा की खाने में यूरेनियम का आपका खनन किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी है वो द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? इसका जो करंट उसमें जो डेटा दिया था वो दिया था 0.243 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 0.24299999, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका, कहां गया? हाँ, संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य है वो क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या था आपका? लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं, सैनिक तंत्र की स्थापना करना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? सैनिक तंत्र की स्थापना करना। और ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को आपके पटना में शुरू हुआ था, गांधी मैदान से। अगला पॉइंट आपके सामने दे रहा है कि कथन ए है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज का ज्यादा सरल हो गया। ये बात सत्य है। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? कि ए गलत है, बी सही है। ऑफिशियली रूप से ए गलत है, मतलब कि सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, तो ये गलत है। हाँ सही बात है, इनका असमान वितरण था, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अब आते हैं हम कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो किस वाक्य से प्रारंभ होता है? सबको पता है, हम भारत के लोग, यहीं से प्रारंभ होता है। भारत में जो शंकुधारी वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन आपका हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1920 और 1939 के बीच में कुल कितने देश राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे? तो कुल आपके जो देश हैं वो कितने राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे? आपके जो आंसर होगा कि आपका 63 देश, 63 देश, लेकिन दो है, 1920 में 63, 1939 में 21, दोनों के दोनों आंसर आपके सही हैं। ऐसे ऑप्शन भी दिया हुआ है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र है। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो सूचना का अधिकार सबसे पहले राजस्थान राज्य से शुरू हुई थी। किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है? किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है? ये तो आप भी बता सकते हैं। तो इसमें लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जा सकता है। कथन ए कथन बी को पढ़िए। कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में होती है, बात सत्य है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, यह गलत है। वेद समाज ब्रह्मा समाज से प्रेरित था, और ये जो ब्रह्मा समाज था ये केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें आपके श्रीधरलू नायडू भी थे, और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहा गया था। दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज, यानी ब्रह्मा समाज का ही एक ब्रांच था।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा गलत है, पहला सही है। तो देखिए ए सही है किंतु बी क्या है? गलत है। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? तो इसमें देखिए, इसमें इतिहास शामिल है, भूगोल शामिल है, राजनीति विज्ञान शामिल है और अर्थशास्त्र शामिल है कि नहीं? कौन सा शामिल है? यही तो है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 78 देखिए कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प गलत कौन सा है, इस बात को ध्यान देना है। कौन सा विकल्प गलत है? कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था, यह 100% गलत है और तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, 100% सत्य है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से जो सुधारक हैं उनको नए कानून बनवाने में मदद मिली थी, ये भी सही है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी किया था, ये भी सही है। 79 पे आइए कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार बदला? जो प्रथम विश्व युद्ध है वो भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार बदला था? ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या कह रहा है? कि भारतीय उद्योगों का जो विस्तार हुआ क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की। ठीक है। 1846-47 में बिहार के नील आंदोलन के विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो नील आंदोलन के विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था मुजफ्फरपुर और चंपारण। कौन था? चंपारण और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से फिर 1862-63 में भी दोबारा नील विद्रोह होता है इसी जगह। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता वापस ली थी। इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? जिसका नाम था होंडुरस। क्या नाम था इसका? होंडुरस। होंडुरस नहीं है इसमें ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें हमने इंडिया डाला था, नहीं ऐड हो पाया है। इंडिया होना चाहिए इसका सही ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं, तीनों चारों के चारों ने संघ से अलग हुए थे लेकिन इंडिया संघ से अलग नहीं हुआ। कला के ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो ये है आपका जल प्रदूषण। निम्नलिखित में से यातायात का वो कौन सा साधन है जो अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो कौन है सबसे सस्ता? तो सबसे सस्ता आपका जलमार्ग है। करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो हमारा बिहार है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। देश की आबादी के कुल हिस्सा की बात करें तो इसका 8.6% यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा बिहार में, तो सबसे ज्यादा बिहार में शिवहर डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या घनत्व है। यदि हम सबसे कम बात करें तो कैमूर का भभुआ जगह है, वहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लोकतंत्र में एक नागरिक को यह जानना चाहता है कि क्या कोई निर्णय सही प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया गया था, यह पता लगा सकता है। और यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है पारदर्शिता। क्या दिखाता है? कि पारदर्शिता की आप भी चीजों को जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये बात सबको पता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये बात सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है, ध्यान दीजिए कि किस प्रकार की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय लोगों को अधिक स्वीकार्य और अधिक प्रभावी होने की संभावना को बताती है, यानी संभावना होती है इसमें। तो इससे सबसे आसान है कि इसका जो सही आंसर है कि लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा। 87 के बाद से 88 है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यह घटना किसने रूस में फरवरी क्रांति को जन्म दिया था? तो ये दिया था सूती महिला कामगारों ने रूसी क्रांति का एक जन्म दिया था, ऑप्शन नंबर बी। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मैटकाफ अधिनियम के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में थोड़ा सा ढील दी? तो ये ढील देने का सबसे बड़ा इनका जो अधिनियम था वो पंजीकरण अधिनियम 1867 था। अगला, निम्नलिखित में से वो कौन सी फसल है जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं? तो गोल्डन फाइबर आपको किसको बोलते हैं? तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को। किसको बोलते हैं? जूट को। क्लियर है? आगे चलें। अगला पॉइंट देखिए, 93 के बाद से 94 कि संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारी संसद जिम्मेदार है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी कौन सी जिम्मेदार है? तो आपका
उच्चतम है कि संसद है? दोनों में कंफ्यूजन है ना। ये संसद नहीं होना चाहिए, इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। तभी आप कहीं भी जाते हैं संसद जाते हैं नहीं, आप जाते हैं उच्चतम न्यायालय कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके लिए आप इसका जो भी फैसला आप सुना सकते हैं, दे सकते हैं। तो जिम्मेदार कौन हुआ? उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माता विज्ञापनों के कैलेंडर क्यों छापने लगे? इसलिए कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विपरीत कैलेंडर का उपयोग उन लोगों के द्वारा भी किया जाता था जो पढ़ या नहीं लिख सकते थे। ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर। आज सबको पता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आपका पेरियार कहाँ है? पेरियार नदी भी आपकी केरल में बहती है, तो वहीं से आप बता सकते हैं कि जो पेरियार है वो आपका केरल में है। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? खुद को पेशवा आपको पता है कि नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया था 1857 की क्रांति के दौरान। उचित मूल्यों उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित मिलान आप देख सकते हैं। जो आपके शंकुधारी वन है ना, शंकुधारी वन, वो क्या है? शंकुधारी वन। तो शंकुधारी जो वन है वो नरम होते हैं और सदाबहार वृक्ष वाले होते हैं। एक आध 3 होना चाहिए, एक आध 3। आप किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देख सकते हैं। अच्छा, 2 ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए इनको। अब आइए दूसरा, करा कि भूमध्य सागरी जो वनस्पति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो होती है जो कि महाद्वीपों का जो पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारा है ना, वो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी का 4, बी का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। सी का दूसरा, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसमें आपके जो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं वो आते हैं। वहीं पे शीतोष्ण सदाबहार की बात करेंगे, इसमें आपके कौन से आते हैं? इसमें आते हैं जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारा है वो आते हैं। आगे पॉइंट है 99 नंबर। टोटल 150 क्वेश्चन है, इनको ध्यान दें। किसके शासन काल में बड़े पैमाने पर बांध, झीलों और सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किया गया? तो यह है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा किया गया था। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली थी? तो लोकतंत्र के तीसरे चरण की बात करेंगे तो उसमें जो मान्यता मिली थी उत्तरदायित्व का मिला था। कौन सा था भैया? उत्तरदायित्व नहीं, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। सॉरी, तीसरा जो चरण था लोकतंत्र का, इसमें राजनीतिक समानता के साथ साथ इसकी जो आर्थिक समानता थी तो वो थी ऑप्शन नंबर आपका डी। अब हम आते हैं आपको पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? जो शिक्षण संबंधी जो आपका अध्ययन है, ऑप्शन नंबर इसमें से कुल 50 प्रश्न आते हैं आपके। तो पार्ट 2 देखते हैं। ध्यान दें कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भैया? ध्यान दें कि इस प्रणाली में शिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए यानी बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षक के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है ना। अब आपका संक्षिप्त जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसकी पाठ्यचर्या को परिभाषित करती है। तो ये करती है आपकी किसको? रथ दौड़ कोर्स को। मतलब रथ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, रथ रेस कोर्स को। ठीक है ना, रथ रेस कोर्स को। कह रहा कि ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि सीखने में विस्तार हासिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, सीखने में विस्तार हासिल होना चाहिए। ठीक है ना। नहीं, ईवीएस का जो अच्छा होम असाइनमेंट होगा ना मुख्य रूप से किन पे होगा? सीखने में विस्तार हासिल नहीं। इसका जो सही आंसर है ना वो होना चाहिए कि विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह होना। जो विस्तृत के लिए चुनौती और उसके लिए उत्साह होना। यदि हम टीम शिक्षण की बात करेंगे तो टीम शिक्षण के कितने घटक होते हैं? देखिए, जो यदि हम गूगल जेमिनी करते तो उसमें 3 दिया है, लेकिन टीम शिक्षण की बात करेंगे ऑप्शन गलत है। इसमें होना चाहिए कुल 7। कितने हैं आपके? 7 हैं। ऑप्शन नंबर आप 7 ही लेके चलेंगे। ठीक है। 104 के बाद 105 आते हैं। 105 नंबर क्या कह रहा है कि शिक्षक को शिक्षण कार्यों की योजना तदनुसार बनानी चाहिए। तो क्या बनानी चाहिए उनको कि छात्रों की जरूरत क्या है और छात्रों की रुचि क्या है। एक शिक्षक ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है, क्योंकि यह क्या होता है? यह देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखाता है। बिल्कुल बात सत्य है, यही है। एक शिक्षक की सफलता के लिए जो मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, यह वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देता है। तो यह शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। क्या भूमिका है?
जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देता है वो क्या होना चाहिए? तो उसके काम का मूल्य, उनके काम का मूल्य। कह रहा है कि यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे? आप किसकी अनुशंसा करने जाएंगे? तो आप अनुशंसा करेंगे उनके मानसिक संकायों के प्रशिक्षण का। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। 109 नंबर। 109 नंबर कह रहा है कि शिक्षा नीति जिसने सामान्य विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को समान महत्व दिया वो क्या है? वो क्या है? शिक्षा नीति जिसने सामान्य विज्ञान और उसके विज्ञान तकनीकी को समान महत्व दिया, तो ये है आपका 1972 में बनाया गया था। कह रहा कि गतिविधि आधारित शिक्षण है, गतिविधि आधारित शिक्षण है तो वो होता है छात्र केंद्रित, छात्रों को ध्यान में रख के किया जाता है। कह रहा कि स्कूल की अन्य गतिविधियों के प्रति एक शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा रवैया होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है उनको सकारात्मक। निम्नलिखित में से वो कौन सी गतिविधि है जो उत्तर सक्रिय चरण से मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ध्यान दें, यह है कि एकत्रित जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के संदर्भ में रणनीतियों को बदलना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 113 नंबर देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या नहीं है? कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या नहीं है? वास्तविक कक्षा सेटिंग के लिए शिक्षक उम्मीदवारों को तैयार नहीं करता, ये सूक्ष्म शिक्षण का कार्य नहीं है। ये समस्या आधारित अधिगम की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं? तो ये अवधारणाएं आप देखेंगे, कक्षा की गतिविधियों एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती हैं। सही बात है। ये छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी, ये भी बात सत्य है। छात्रों को अपनी शिक्षा में जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है, बिल्कुल बात सत्य है। कह रहे कि जो किलपैट्रिक हैं वो किसके प्रतिपादक थे? किलपैट्रिक साहब किसके प्रतिपादक थे? तो ये जो परियोजना विधि है, परियोजना विधि, किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक थे। अगला, निम्नलिखित में से वो कौन सा उपकरण है जो कक्षा के ऑडियो विजुअल के लिए उपयुक्त होता है? तो ऑडियो वीडियो के लिए आपका वीडियो प्रोजेक्टर होता है। ठीक है। पाठ्यचर्या का जो मनोविज्ञान आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार, उसमें पाठ्यचर्या के विकास में किसको ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है? तो ये बताइए, इसमें छात्र की जरूरतें क्या है, छात्र की रुचि क्या है, क्या छात्रों का वहां स्किल कितना है, क्षमताएं कितनी है? तो सभी के सभी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न सेट होने से इसकी क्या बढ़ जाती है? तो ये बताइए, इसकी वस्तुनिष्ठता बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है, वैधता बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। भावनात्मक क्षेत्र के जो उपसमूह है उसका सही क्रम क्या है? भावनात्मक क्षेत्र का सही उपसमूह का सही क्रम, तो इसका सही उपक्रम ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप भाग लेंगे, भाग लेने के बाद अपनी प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन देना शुरू करेंगे, उसके बाद उसका मूल्यों का निर्धारण करेंगे, मूल्यों का निर्धारण करने के बाद संगठन बनाएंगे और संगठन बनाने के बाद उसका चरित्र चित्रण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। वे छात्र जो कक्षा में बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होना चाहिए? शिक्षकों से कक्षा के बाहर मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, को स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या निरंतरता पर आधारित प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए बहुत ही पैरेलल सब है, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहली बात, प्रश्न पूछते हैं तो उसको कक्षा में जो वाद विवाद है उसमें उसको भाग लेने के लिए प्रेरित करिए, जहां से उसको बहुत सारे क्वेश्चन को और अपने थॉट्स को डेवलप करने का उसको मौका मिलेगा। अगला है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का सही क्रम क्या है? पाठ्यक्रम मूल्यांकन का सही क्रम ध्यान दीजिए क्या है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका होना चाहिए इसकी लक्ष्य क्या है, यानी लक्ष्य विशेषज्ञता पहले नंबर पे। ठीक है। उसके बाद क्या होनी चाहिए? उसके बाद आपकी होनी चाहिए कौन सा, नहीं ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ध्यान दें, इस बार दोबारा ध्यान दें। पाठ्यक्रम का जो मूल्यांकन का सही क्रम है वो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? हाँ लक्ष्य ही होना चाहिए। लक्ष्य होगा तभी तो कोई काम आगे बढ़ेंगे हम, यानी पहला ऑप्शन लक्ष्य विशेषज्ञता होनी चाहिए। उसके बाद से लक्ष्य विशेषज्ञता के बाद आपका योजना का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद से आपको होना चाहिए कि क्षेत्र का निरीक्षण करें, क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद से
नहीं, इसको नहीं, थर्ड नंबर पे वैधता रखेंगे और फोर्थ नंबर पे आप क्या रखेंगे, क्षेत्र निरीक्षण रखेंगे 4 पे और इसको रखेंगे 5 पे। यानी क्या क्या हो गया, पहला हो गया सी, उसके बाद रखेंगे ए, उसके बाद रखेंगे डी, उसके बाद रखेंगे ई, उसके बाद रखेंगे बी। किस ऑप्शन में ध्यान दीजिए, सी ए डी ई बी, सी ए डी ई बी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ड्रामा का अर्थ मुख्यतः संबंधित है, तो ड्रामा का अर्थ मुख्यतः संबंधित है किससे, खेल से नहीं। ड्रामा का संबंध यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे होना चाहिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बोध। किससे है आपका, बोध, ठीक है ना, ड्रामा नहीं है, ये द्रव्य है, गलत हो गया यार। द्रव्य का अर्थ मुख्यतः किससे संबंधित है, तो बोध से है। इसको आप करेक्ट करके सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो वो कौन सा है, ध्यान दें, वो कौन सा है, तो ये है आपका अहम्यता, जिसको हम अहंकेंद्र बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अहमन्यता, अहमन्यता, ठीक है ना। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसमें यह है कि छात्र और शिक्षकों के बीच का संबंध, ठीक है ना। एक शिक्षक के लिए कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे तरीका अच्छा क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चों के द्वारा दिए गए सुझावों का जांच करें और अपने सुझावों का अभ्यास करें, ऑप्शन नंबर आपका सी। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या कराना है, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो भविष्यवाणी, क्या है आपका, भविष्यवाणी है। अगला पॉइंट है कि शोध आधारित मॉडल पाठ मॉडल योजना का उदाहरण है, शोध आधारित पाठ योजना मॉडल का उदाहरण क्या है, तो ये सभी के सभी हैं कि वायर्ड इम्पैक्टफुल पाठ योजना मॉडल, सिंडिकेट अनुशासनात्मक डिजाइन और सीधा निर्देश, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गैर विकासात्मक बजट में क्या शामिल है, तो इसमें जो शामिल है वो क्या है आपका, कि वेतन भी है, संचालन व्यय भी है, भवन का रखरखाव भी है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है, तो इसमें कौन से उपयोगिता प्राप्त नहीं कर सकता है वो, ध्यान दें, तो इसमें अभिप्रेरणा, ठीक है ना। कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना इसका उदाहरण है, क्या उदाहरण है इसका क्या होना चाहिए इसका, यह है आपका कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना, किसका उदाहरण है, तो इसका होना चाहिए संलग्न होना, क्या है आपका, संलग्न होना, ये नहीं है आपका, संलग्न होना चाहिए, इसमें नहीं है। चलिए, जवाहर और हेत्वा किस विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, जवाहर और हेत्वा किस विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, तो ये है राजवार विद्रोह, क्या नाम था इसका, राजवार विद्रोह नाम था इसका। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए राजवार विद्रोह, राजवार विद्रोह, ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि यदि हम 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 3 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः पूरा चक्कर घुमाएं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, आप बताइए, तो हमें मिलेगा शंकु की जो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर मिलेगी, आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर मिलेगा। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, रीजनिंग हो गया। ये देखिए 14 से 19 दिया है, 5, 19 से 29 10, ये क्या है 15, ठीक है, 5 10, यहाँ पे 15 का डिफरेंस, यहाँ 20 का डिफरेंस, तो अगला 25 का डिफरेंस कर लीजिए, तो 64 और 25, तो कितना हो जाएगा 9 8, कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण जाते हुए पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम आपको बता देना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो इसमें आपका होना चाहिए, तो सबसे जो पहले आएगा वो होगा आपका कुनलून, ठीक है ना, कुनलून होगा, उसके बाद से आपका होगा काराकोरम, क्या होगा, काराकोरम होगा, काराकोरम के बाद से आपका होगा लद्दाख, लद्दाख के बाद होगा आपका जास्कर, तो कौन सा है आपसे देख लीजिए, 2 1 3 4, 2 1 3 4 होना चाहिए, 4 यहाँ पे है, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर आपका डी में। शरीर के निर्माण खंड हैं
और इसका उपयोग ऊतकों कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है और समग्र वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? प्रोटीन। निर्माण खंड में बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है इसको। ये बात आप सबको पता है, रीजनिंग है। ए का पिता बी का दामाद है, सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है, तो पी का बी से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा। ए का पिता कह रहा है कि बी का दामाद है, यानी ये बी है, ये बी है, बी का क्या है आपका? बी की कोई बेटी होगी। ध्यान दीजिए, दोबारा मैं करके बता दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। इसका आंसर आपका पुत्र होना चाहिए, सॉरी पुत्री होगा। मैं आपको करके बता दे रहा हूं, या तो आप कर लीजिएगा, आसान है, वैसे आसान है, ठीक है। एक बार मैं करके आपको बता भी दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसको कह रहा है कि ए का पिता बी का दामाद, यानी ए है ये, इसका मान लीजिए कोई पिता है और ये बी का दामाद, मतलब इसकी जो पत्नी होगी वो इनकी बेटी होगी, बी का दामाद होगा। कह रहा है कि यहाँ पे बी का दामाद जो भी हो वो ए का मतलब पिता है। कह रहा है सी जो ए की बहन है, सी मतलब ए की बहन है, ये सी क्या है? तो बहन है। पी की पुत्री है, पी की क्या है? तो पुत्री है। तो पी का बी से क्या संबंध है? तो ये होगा आपका पी। तो कह रहा है पी का बी से क्या संबंध है? तो पुत्री का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला 138 नंबर है कि डेटा के दो सेट एक साथ प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका किसका उपयोग करेंगे आप? इसका जो सही आंसर है वो है दोहरा ग्राफ का। और ये आपका तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि 300 + 20 + 3 और इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद से आपका जो आंसर आएगा वो 323.045 आएगा। 140 है विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो होता है पोल्ट्री चारा। यहाँ पे दिया नहीं है, कंदूर की फल नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे पोल्ट्री चारा, ठीक है। ए और के का प्रचुर मात्रा होता है, जो क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि इनके दूसरे दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा। तो इनका जो पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4.59 होगा। भैया ये बताइए, जब इसको 585 कह रहा है तो 85 50 + 50 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या मानते हैं? 9 मान लेते हैं, मतलब अगले वाले नंबर 85 को 90 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 59 होगा। तीन संख्याओं का जो योग है वो 98 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, तो इसको हम क्या मानेंगे? 2x + 3x, इनका योग आपका 98 है, तो यानी 5x बराबर आपका 98 हो गया। अच्छा, अनुपात यहाँ पर भी दिया है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली और दूसरी का अनुपात, इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, पहले इसको हटा दीजिए, इसको हटा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या कह रहा है कि पहली, दूसरी और तीसरी तीन संख्याएं हैं, इन तीनों का अनुपात क्या दिया है? इनके और इनके बीच का अनुपात दिया है पहली और दूसरी के बीच में 2:3 का। उसके बाद तीसरी और चौथी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:8 का। तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या है? और इन कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग है वो 98 है। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी है ना, ये एक मिनट दोबारा मैं कर दे रहा हूं इसको। कह रहा है कि पहली रेशियो दूसरी, इनका जो संबंध है, तीसरी रेशियो चौथी। पहली और दूसरी का संबंध है आपका 2:3 और दूसरी और तीसरी का संबंध है 5:8। ठीक है ना, तीन ही संख्या है, चार थोड़े है। तो आपका इनको क्या करेंगे? पहले बराबर करेंगे, इनको 5 से मल्टीप्लाई, इनको 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा? तो 5 से इसको भी होगा, ये 10 होगा, रेशियो 15 होगा और रेशियो 8 तरीके 24 होगा। इन तीनों को ऐड करिए, कितना हो रहा है? 25 और 24 कितना हो गया आपका? 5 4 9 और 2 1 3 1 4 49। और इसी 49 की वैल्यू 98 दिया है। एक की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा ना। तो आपकी दूसरी संख्या पूछ रही, दूसरी संख्या कितनी है? तो 15 है। तो 15 दूना कितना होगा? 30, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा, अगला आइए। लोकसभा का संबंध अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है, तो राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। बात सही है कि नहीं?
ऑप्शन नंबर बी, सी। अगला पॉइंट आइए, सरकार स्फीति अंतराल को कैसे कम कर सकती है? क्या कह रहा है? सरकार स्फीति अंतराल को कैसे कम कर सकती है? तो करों को बढ़ाकर और सरकारी खर्च को घटाकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, 14 पुरुष और 4 महिलाओं को एक समूह 6 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। कह रहा है कि 14 पुरुष और 6 महिलाओं के एक समूह है और इसमें 6 के एक समूह से 6 सदस्यों की एक समिति का कह रहा है कि एक गठन किया गया है। तो इस समिति में स्पष्टतः 3 पुरुषों को शामिल करने की प्रायिकता कितनी है? देखिए, 14 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, यानी हम बात करेंगे कुल व्यक्ति का, तो इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी 14 हो गई, सॉरी 18 हो गई। 4 पुरुष और 14 पुरुष और 4 महिलाएं। यदि इस 18 में से हम बात करें कि 6 ही को कुल मिला से चुनना है, हमको इन्हीं को चुन करके बनाना है ना, हमारी बात समझिएगा, तो इसको 18C6 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका आपको पता है NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, यही होता है। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 18 बटा क्या होगा, आप देखिए, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, जितना ये नंबर है ना नीचे 6, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा, इसी हिसाब से करिएगा। मैं इसे आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि नीचे जितना नंबर है आप उतनी बार उतनी पीछे बैक करके लिख दीजिए। 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, और नीचे क्या आएंगे? तो 6 से शुरू करेंगे और फिर 1 तक आएंगे, 2 और 1। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हो इसी प्रकार से करिएगा। देखिए, जो काटने वाला हो नंबर उसको काट लीजिए, जो आपका जो सॉल्व करने वाला इसको काट लीजिए, 3 बार में कटेगा, इसको काट लीजिए 3 बार में कटेगा, इसको काट लीजिए, 3 से कोई कटने वाला नहीं है, 3 नीचे रखिए, 3, हाँ 3 से ये कट गया, 3 बार में खत्म हो गया। 4 से ये काट दीजिए, 4 चौको 16, 2 से ये काट दीजिए 7, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18,564 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि समिति में स्पष्टतः 3 पुरुषों के शामिल होने की प्रायिकता क्या है, यानी 3 पुरुष और 3 महिलाएं। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 14C3, तो इसको भी ऐसे करेंगे 14 गुणे 13 गुणे 12 और नीचे आएंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 से काट लीजिए, 3 चौको 12, 2 से काट लीजिए 7, 7 चौको 28 गुणे 13, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 364। ठीक है, उसके बाद 4 महिलाओं में से 3 महिलाएं, यानी 4 महिलाओं में से 3 महिलाएं, तो ये होगा आपका कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 3 से पूरा कट गया, कितना आएगा? 4 आया, ये 4 आया। और अभी हम देखे थे 364 आया था ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1456। बस निकल गया आपका टोटल, अभी आपने निकाला ही था, कितना? 1456 भागा 18,564, इसको करेंगे तो 0 कितना आएगा? 0784, इसको किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, इसको स्टॉप करिएगा, मैं फिर अगली बार इसको बताऊंगा अगले सेट में, ध्यान रखिए क्वेश्चन को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जानवर है? तो सर्वाहारी का मतलब होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, इसमें आपका कौन सा है? तो कुत्ता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको भी पता है, माउंट एवरेस्ट है। कह रहा है कि स्त्री धन के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? स्त्री धन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही है? तो इसमें यह है कि विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके जीवन काल में विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में दी जाती है, ये बात सत्य है। दूसरा देखिए कि विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके प्रथम विवाह के समय के उपहार स्वरूप दी जाती है, गलत है, ये उपहार स्वरूप नहीं दी जाएगी। स्त्री की मृत्यु पर वह धन उसकी संतानों और पति को विरासत में मिल सकती है, गलत बात है। चौथा क्या है? स्त्री की मृत्यु पर यह धन उसके नैसर्गिक कानूनों की वारिस संतानों को विरासत में मिल सकता है और इस धन के किसी भी भाग पर उसके दामादों में से किसी का भी कोई दावा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये दोनों के दोनों सही है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है?
1 और 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों पर विचार करें। अरविंद कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। इसमें आपको देखने को मिलेगा, स्वतंत्र सेनानी की बात करेंगे तो रास बिहारी बोस ही आएंगे। केवल 3 ही होगा ना, और रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम छोड़े हैं, अगले क्वेश्चन में हम जरूर बताएंगे उसको, ठीक है। धन्यवाद।